उनके दिमाग में खुरापात हो जाती है कि वो लगातार सत्ता में रहना चाहते हैं। वो बदमाश है, वो आतंकवादी है, इस देश में आतंक फैलाता है। ये कोई राजा थोड़ा बना दिया हमने, तलवार हाथ में पकड़ा दी जिसको मर्जी। न्याय दिखाई नहीं देना चाहिए, न्याय महसूस होना चाहिए सबको। देखो ये सब गैरकानूनी है। गैरकानूनी इसलिए है, अगर किसी ने अपराध किया है, लोगों को घर से पकड़ के ले जाना और बाद में उनको गोली मारना किसी सीएम और पीएम की भी नहीं है। कोर्टों को भी ध्यान देने की जरूरत। कानून है, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। गुंडागर्दी या कानून को हाथ में लेने का तो काम। स्वागत है आप सभी का देश नीति में। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर की खबरें आ रही हैं, उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी। सर, जिस तरीके से लगातार बुलडोज़र और उसके बाद फिर अब इनकाउंटर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखो ये सब गैरकानूनी है। गैरकानूनी इसलिए है, अगर किसी ने अपराध किया है, हमने एक बयान सुना है कि जिन लड़कों को गोली लगी है वो उनकी बहन या किसी रिश्तेदार ने बताया कि उनको पुलिस घर से ले गई है। लोगों को घर से पकड़ के ले जाना और बाद में उनको गोली मारना, इससे बड़ा मजाक क्या होगा कानून का। इस पे कोर्टों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बात उसकी नहीं है कि किसी का अपराध कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। बात यह है जो कानून है, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। और उसको गुंडागर्दी या कानून को हाथ में लेने का तो काम पावर पुलिस की भी नहीं है, किसी सीएम और पीएम की भी नहीं है। इस तरह के काम होते हैं। बहुत बार जुडिशरी को पता रहता है इन बातों का, जुडिशरी मौन रहती है। ये इस देश के लिए सबसे खतरनाक बात है। लेकिन जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, जो भी अपराधी होगा छोड़ा नहीं जाएगा उसको। नहीं, अपराधी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इस तरह की भाषा भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। भाई कोई भी अपराध करेगा, कानून अपना काम करेगा, भाषा तो ये बनती है। ये कोई वो नहीं कि राजशाही या गुंडागर्दी से कि वो कोई ऐसा करेगा छोड़ा नहीं जाएगा, फलाना नहीं। ये बेवकूफ़ी भरी भाषाएं हैं। ये लोकतंत्र में और एक अच्छे समाज की भाषा नहीं है। ये अपराध करने की छूट किसी को नहीं है। जो भी अपराध करेगा उसको कानून का सामना करना पड़ेगा और उस कानून उसको उसकी बात की सज़ा देगा। तो इसलिए भाषा पे संयम होना चाहिए। भाषा मानवीय भाषा होनी चाहिए, एक जिम्मेदारी की भाषा होनी चाहिए। ये भाषा ठीक नहीं है जो भी ये पॉलिटिकल लोग बोलते हैं जी। लेकिन सर, जब बुलडोज़र चल रहा था पूरे देश में, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, क्या अब इनकाउंटर पे भी सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन लेगा? लेना ही चाहिए था। अब तक का तो ले लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन शायद कुछ केसेज में कुछ बातें हैं, मगर स्पष्ट गाइडलाइन की जरूरत है। ये पुलिस के रवैये पे ये एनकाउंटर होना, ये कोई छोटी बात थोड़ा है। एनकाउंटर में आज कोई और आदमी है, कल आप खुद हो सकते हैं, कल किसी जज का बच्चा भी हो सकता है, उसका रिश्तेदार भी हो सकता है। इन लोगों को देखना चाहिए कि सरकार तो में जो लोग बैठे हैं उनके दिमाग में खुरापात हो जाती है कि वो लगातार सत्ता में रहना चाहते हैं और अपने आप को राजा या शासक समझ लेते हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सिद्धांतों के खिलाफ है। इस माहौल में इस बात पे कम से कम एनकाउंटर वाले मामले में बहुत सारे परिवार एग्रीव्ड है। इस मामले से बहुत सारे लोगों को अपराधी घोषित करके पकड़ के पहले पुलिस पकड़ती है, फिर झूठा एनकाउंटर करती है, उन लोगों को मारती है। ये कोई इलाज नहीं है। डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है और एक सभ्य समाज में और कानून के राज्य में इसके लिए कोई जगह नहीं है। गलत है। लेकिन वहाँ के नेता भी जो भाजपा के हैं वो कह रहे हैं कि अगर कोई अपराधी है तो उसको पकड़ा कैसे जाएगा? तो गोली मारी जाएगी या बचेगा या फिर उसको कुछ और होगा। वाह जी वाह। घर में हम अपने बच्चे को कैसे पकड़ते हैं? छोटे बच्चे को जो इधर उधर भागता है, कभी भी किसी चीज़ को उठाता है, तोड़ता है, तो हम घर के बच्चे को मारते हैं क्या? लात मार के कंट्रोल करते हैं क्या? जब उसका ध्यान रख सकते हैं तो देश के इन लोगों का ध्यान नहीं रख सकते हम? पुलिस के पास इतने हथियार हैं किसी आतंकवादी के पास नहीं, किसी गुंडागर्दी करने वाले के पास नहीं। जो पावरफुल हथियार और जो पावर है पुलिस के पास, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गोली चलाएगा। इसमें ज़्यादातर मामले ये आते हैं, ज़्यादातर में झूठे एनकाउंटर होते हैं, लोगों को सताया जाता है, लोगों को मारा जाता है। ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है, कानून के राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं, डेमोक्रेसी के लिए शुभ नहीं है। ये गलत है। तो सर, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट आप कैसे देखते हैं इसको? फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आदमियों से चलती है, बिल्डिंग से तो चलती नहीं। इसमें आदमी जो बैठे हैं जजों के रूप में, उनकी समझ जैसी है ऐसा वो काम करते हैं। वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह समझते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के मर्म को समझ के देश में न्याय कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। जजमेंट आती हैं, ज़रूरी नहीं कि न्याय हो देश में। न्याय आज तक कोर्टें क्या कहती रही हैं कि न्याय पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि न्याय न केवल होना चाहिए, होते हुए दिखाई देना चाहिए। मैं कहता हूँ ये बकवास है, ये अधूरा स्लोगन है। ये जजों के द्वारा या कोर्टों के द्वारा कही हुई अधूरी बात है, क्योंकि हाथ में तराजू लेके भी आदमी चालाकी से उंगली लगा के भी तराजू के पलड़ों को बराबर दिखा सकता है। चीटिंग हो ही रही है, तौल में भी चीटिंग कर लेते हैं लोग। तो इसलिए न्याय दिखाई नहीं देना चाहिए, न्याय महसूस होना चाहिए सबको।
महसूस होने की चीज़ है, न्याय देखने दिखाने की चीज़ नहीं है। अगर ये महसूस नहीं हो रही देश के लोगों को या दुनिया के लोगों को, तो न्यायिक व्यवस्था की कमजोरी है। इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है और इसमें जो बैठे हुए लोग जजों के रूप में काम करते हैं, इनकी स्क्रूटनी और इनकी शिक्षा की बहुत ज़रूरी है। जज बनने के बाद भी इनकी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो, चाहे चीफ जस्टिस भी हो। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले न्याय की मूर्ति की आंख से पट्टी हटाएगी, कहा कि अब कानून देश में अंधा नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट भी अपना काम करेगा, लेकिन फिर भी हो रहा है। नहीं, वो तो खैर ये स्टेप तो हो सकता है, इसमें कोई पॉलिटिक्स भी कह रहे हैं लोग, वो कुछ भी हो, मगर ये स्टेप तो अच्छा है। अंधा क्या न्याय करेगा जिसको दिखाई नहीं देता। अंधा ये दिखाने की वो कोशिश है कि ये देखता नहीं, किसी का पक्षपात नहीं करता और तराजू में तोलता है। और अंधे आदमी को तराजू में कैसे तोलेगा वो सही, महसूस करने की बात है। और न्याय की देवी में तलवार पकड़ाने की क्या ज़रूरत है? वो कोई हिंसक है, वो कोई गुंडा देवी थी। ये इस तरह की नॉनसेंस पुरानी सोच के आधार पे था, ये गलत है। उसके हाथ में संविधान पकड़ा दिया है तो अच्छी बात है कि संविधान के मुताबिक इसको काम करना है। लेकिन जिस तरीके से सर उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चीफ मिनिस्टर भी बयान देते हैं कोई अपराधी होगा अगले चौराहे पर ढेर हो जाएगा। नहीं, ये तो चीफ मिनिस्टर गुंडे मवाड़ियों की तरह हो गए। चीफ मिनिस्टर, कई चीफ मिनिस्टर देश के इस तरह की बकवास करते हैं और ये गलत है। और इस पर खुल के जुडिशरी भी बोल नहीं पा रही। जुडिशरी में भी वो हिम्मत दिखाई नहीं दे रही देश के। जजों में बहुत मुश्किल से रेयर 1% भी जज ऐसे नहीं है जिनकी रीढ़ की हड्डी इतनी स्ट्रांग है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से खुल के बोल पाएँ। अभी बहुत कमज़ोर है देश की जुडिशरी। देश की जुडिशरी उम्मीद बहुत है लोगों को, मगर जुडिशरी उस पैमाने पे अभी खरी नहीं उतरी देश की। अगर ये खरी उतरती और समय पे बोलती, किसी की हिम्मत नहीं गलत बयानबाजी करने की, किसी की हिम्मत नहीं मशीनों में गड़बड़ करने की, किसी की हिम्मत नहीं एनकाउंटर करने की, किसी की हिम्मत नहीं बुलडोजर न्याय करने की और ये बकवासबाजी करने की। अरे जनप्रतिनिधि हैं, कुछ दिन के लिए जिम्मेवारी मिली है, जिम्मेवारी निभानी चाहिए। ये गुंडे मवाड़ी थोड़ा है, ये कोई राजा थोड़ा बना दिया हमने, तलवार हाथ में पकड़ा दी, जिसको मर्जी न्याय कर दो, गर्दन काट दो, जिसको मर्जी राजगद्दी दे दो, जिसको मर्जी ज़मीन बांट दो। ऐसा नहीं है इस देश में। और इस तरह के जो बयानबाजी करते हैं नॉनसेंस है। ये पूरे प्रदेश की जनता को और देश की जनता को ख्याल में रख के बयान ही नहीं करते। ये हिंदू मुसलमान के आधार पर बयान करते हैं, जाति पाति संप्रदाय के आधार पर बयान करते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि जो संविधान की शपथ लेता है, उसको पूरी जनता के, देश के 140 करोड़ को अपना परिवार मान के ही बयान देना चाहिए। उसके इधर उधर कोई बयान देता है, वो बदमाश है, वो आतंकवादी है, इस देश में आतंक फैलाता है, भाईचारा खराब करता है, यूनिटी खराब करता है देश की। सर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, भरोसा नहीं रह गया है वहाँ के मुख्यमंत्री? नहीं, भरोसा तो कुछ नहीं। मुख्यमंत्री है या कौन कौन जिम्मेवार हैं, अकेला मुख्यमंत्री तो नहीं कर सकता बदमाशी। मुख्यमंत्री बयान अगर करता है तो IAS IPS हैं, जो दूसरे अफसर हैं, सीनियर लोग हैं, वो भी अपनी बदली अपने करप्शन के चक्कर में अपना कुछ लोग चमचागिरी करते हैं और उसके कहने पे जैसे मदारी का बंदर कुछ भी करता है तो ऐसे ही कर देते हैं काम। ये गलत है। इससे IAS IPS जो अधिकारी हैं देश के, वो संविधान के प्रति समर्पित होने चाहिए, न कि किसी CM PM के प्रति या किसी नेता के प्रति समर्पण होने का उनकी कोई ड्यूटी नहीं है देश में, लोकतंत्र के अंदर। लेकिन जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले कहा कि मुझे भी अब शंका जता रही है कि मुझे इतिहास कैसे याद रखेगा। इतिहास याद रखेगा इनको एक चालाक चीफ जस्टिस की तरह से, एक ईमानदार चीफ जस्टिस की तरह याद नहीं रखेगा। ईमानदारी खाली ये नहीं है कि आप रिश्वत नहीं लेते तो आप ईमानदार हो गए। अगर आप संविधान के खिलाफ काम करते हैं, अगर लोगों के मन में आपके प्रति जो आपने न्याय किया वो सबको फील नहीं हुआ, तो इतिहास कैसे याद रखेगा? इतिहास आपको गलत श्रेणी में रखेगा। क्योंकि मैं आज भी ये कहता हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैं सांप्रदायिक बातों पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं, उनको मैं कुछ समझता नहीं, वो मैं बाधा ही समझता हूँ इंसान की ज़िंदगी में। अगर सांप्रदायिक उसमें अगर हम इसी पे पूरे देश की जनता 140 करोड़ नहीं 800 करोड़ दुनिया के लोग एक ही जाति के लोग हैं और सबका सॉफ्टवेयर एक जैसा है। शकल सूरत तो अलग अलग हो सकती है, शकल तो पशुओं की भी बदल जाती है, आदमियों की बदल जाती है एरिया के ज्योग्राफी के हिसाब से। तो इन सब को ध्यान में रख के कोई भी बात करनी चाहिए, इसके इतर कुछ नहीं करना चाहिए। और चीफ जस्टिस ने जिस तरह से उसमें शामिल होके 1-2 जजों की तो बदली करने में शामिल था ये चीफ जस्टिस, जो अच्छे जज थे जिन्होंने हिंदू मुसलमान करने वालों की को FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया था बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, तो रात को ही उसके जस्टिस मुरलीधर की बदली होगी, उस बदली में ये शामिल थे। तो ऐसे गलत काम इन्होंने किए हुए हैं जो कि देश के सामने आएंगे। तो और वो देश की न्यायिक गति के लिए अच्छे न्यायाधीशों के, वो जस्टिस मुरलीधर ऐसे अच्छे जज थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में आने चाहिए थे, मगर उनको रोका गया क्योंकि वो सरकार के गलत कामों को सहन नहीं करते थे, सरकार के पपेट की तरह से बात नहीं करते थे, उनके हिसाब से जजमेंट ऑर्डर नहीं देते थे। तो और चीफ जस्टिस उसमें भी शामिल हैं। जो पहली बार, मेरे को उससे ये नहीं है
कि मुझे मंदिर से प्यार है या मस्जिद से नफरत है। मैं कह रहा हूँ कोई भी धर्म का स्थान हो, उस स्थान का झगड़ा किसका था? जगह का झगड़ा था। जगह है किसकी? और जगह हम कैसे डिसाइड करते हैं इंडिया के लॉ में? भाई या तो किसी का वहाँ पहले कब्जा था, उसको हटा के किसी ने ज़बरदस्ती बनाई है, या तो उसको साबित कर दो। अगर वो साबित होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर इन्होंने खुद कहा यहाँ कोई स्थान ही नहीं था, यहाँ कोई मंदिर नहीं था और मस्जिद को गलत तोड़ा गया। तो ऐसे मौके पे वहाँ पे ज़बरदस्ती और मेजॉरिटी इसके साथ नहीं थी। इन्होंने हिंदुओं का बहाना बनाया, आरएसएस ने। ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं, वर्णवादी लोग हैं। ये हिंदू बन के हिंदुओं की वोटों से सत्ता में बने रहना चाहते हैं और देश पे कब्जा रखना चाहते हैं, बस। अदरवाइज़ मैं आज खुल के बात को कह रहा हूँ, आरएसएस और आरएस के लोग और आरएसएस की मानसिकता वाले लोग हिंदू नहीं हैं। उनका बाकी हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा देश समझ ले, मुसलमान समाज भी समझ ले, ईसाई सिख सब समझ ले इस बात को। इसलिए इस भ्रम में या इस डर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हिंदुओं के ठेकेदार हैं। उस वक़्त हमें अगर भाई 5 एकड़ ज़मीन आप मस्जिद के लिए दे सकते हैं, आप 50-100 एकड़ दे देते मंदिर के लिए, दूसरी जगह बन जाता। पर इस देश में ये तो हो जाता कि चोरी चकारी से रखी हुई मूर्तियाँ, चोरी चकारी से किसी घर पे कब्जा करके, और सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो पक्ष में फैसला देती है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नज़र नहीं आई। उस वक़्त ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मदारी के बंदर की तरह नज़र आई इस फैसले में। ये बहुत ही बेहुदा फैसला है, बहुत गलत फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्योंकि अंतिम होता है, इसलिए लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया, वरना लोगों को उसमें तसल्ली नहीं हुई। और सब लोग मानते हैं, जो मेजॉरिटी हिंदू वो भी मानते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझ के आरएसएस या वर्णवादी लोगों के पक्ष में फैसला दिया।